हेलो स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार। चलिए आज फिर हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही आपका आसान है और समझने लायक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका कंडक्टेंस। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो बच्चे आज हम लोग सीखेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं CES। क्या बोल सकते हैं? CES। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं? CES। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। CES। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक बार देख लेता हूं, दिख रहा है कि नहीं। ठीक ही है। CES, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे। तो आज मतलब नया तो नहीं बोल सकते हैं, पुराना ही है, क्योंकि यदि आप फिजिक्स में पढ़े हैं जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, है ना, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। क्योंकि यहां भी दिया हुआ है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, पढ़ना जरूरी है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बच्चे। आप सिर्फ क्या करेंगे, मेरे साथ बने रहिए, डट के, जम के, उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान है, बहुत इजीली समझाने जा रहा हूं। आज मैं जो टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही इजीली समझाऊंगा आज। और दूसरी बात है, आप थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे कि आप नोट्स जल्दी जल्दी बना लें। अब सब जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, जो पढ़ा दिए गए हैं, वो टॉपिक वाइज क्या करें, आप चैप्टर क्या बोलते हैं, नोट्स रेडी कर लें। नोट्स बना लेने के बाद वो आपको संपत्ति हो जाएगी ना, बार बार यूट्यूब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी पढ़ना होगा कॉपी उलटिए, पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि मन करे लेक्चर और एक दो बार सुनने के लिए सुन लें। और जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं या फिर समझ में नहीं आता है एक बार में, तो वो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। वीडियो का जो लेक्चर है वो 2-3 बार देखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक बार लेक्चर देखते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसा करने से नहीं होगा बच्चे, हमें क्या करना पड़ता है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है ना। प्रैक्टिस का चीज है ये आपका। केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना प्रैक्टिस का आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। इसलिए परफेक्ट बनना है, यदि आपको नॉलेज प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बच्चे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हैं, इसलिए अब इसका हिंदी भी लिख दूंगा। हिंदी क्या होगा इसका, वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। वैद्युत, बोले बच्चे मेरे साथ, वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। तो एक नया चीज अब सीख लें, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को हम लोग चालकत्व बोलते हैं। कंडक्टेंस को
चालकत्व बोलते हैं, इसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं बच्चे? कैपिटल जी, कैपिटल जी। तो आपको कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ने से पहले कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना जरूरी है ना। जैसे कंडक्टेंस तो डायरेक्ट नहीं आ गया ना, वो किसी के सहायता से आया, किसी के साथ आया, किसी के वैल्यू को इधर उधर करने से आया। तो यहां पे इस पॉइंट को, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। यदि आपको पता है रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस यदि पता चल गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस यदि पता चल गया आपको तो आप फिर क्या कर सकते हैं? आराम से कंडक्टेंस को समझ सकते हैं। तो कंडक्टेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस समझना जरूरी है। और एक बात ध्यान देंगे बच्चे, और हम जो है बेसिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक्स जो 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। जहां जिसको प्रॉब्लम होगा उसको क्या करेंगे, आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका यूज होगा, वैलेंस वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, जैसे आगे के चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक वगैरह, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगा बच्चे हाइब्रिडाइजेशन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये सारे जो चीजें हैं जो आपका बेसिक्स हैं उसको मैं पढ़ा दूंगा, यानी कि वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगा। जिनको जहां कमजोरी है वो अपना देख लेंगे और ठीक कर लेंगे। मतलब दवा जो है हम अपलोड कर देंगे मेडिसिन को, और उसके बाद आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको बीमारी का इलाज हो जाएगा और आगे जो चैप्टर्स है वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जो 11th के बच्चे हैं आप लोग के कोई जान पहचान के या जो पढ़ रहे हैं या फिर जो 10th का एग्जाम दिए हैं, 10th पास किए हैं, तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए वीडियो बना के डाल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स को डाला जाएगा, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, तो वो लोग भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं वीडियो का, है ना, और शेयर करें। इससे आपका दोस्तों का भी फायदा हो जाएगा। चूंकि पढ़ाने का पैटर्न आपको पता चल ही गया होगा कि हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पूरा फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, चूंकि वही आपका सिलेबस है, इसलिए आपको वो पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग आयोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? आयोनिक सॉल्यूशन। तो कुछ कुछ जो चीजें हैं उसको समझ लें। तो कंडक्टेंस तो समझना पड़ेगा। कंडक्टेंस को समझने से पहले आपको रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। रेजिस्टेंस समझ जाएंगे तो फिर कंडक्टेंस समझ में आ जाएगा, और जब कंडक्टेंस समझ में आ जाएगा तो कंडक्टिविटी भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कंडक्टिविटी। तो आज हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं मुख्य चीज वो है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और एक है आपका सेल कांस्टेंट। क्या है आपका? सेल। तो तीन मुद्दा पे यहाँ पे बात होगी, आप कंसंट्रेट होके देखिए, समझिए। तो एक पॉइंट और है बच्चे, सॉल्यूशन का मतलब तो आपको पता है विलयन होता है, घोल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट का नाम आप सुने होंगे बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वैसे पदार्थ होते हैं, वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसको वाटर में डिसॉल्व करने से वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, आयंस में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। वो एग्जांपल ले सकते हैं बच्चे, जैसे NaCl को आप इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, आयनिक सॉलिड, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको वाटर में हम लोग डिसॉल्व करेंगे NaCl को, तो Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा। तो ये आयंस में ब्रेक होने के कारण, डिसोसिएट होने के कारण इसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो वैसे सॉल्यूशन लेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब आप समझ ले कि वैसे सॉल्यूशन लेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो, अब वो आयंस के फॉर्म में होगा। जैसे मान लिया HCl डाल दिए, क्या डाल दिए इसमें? HCl डाला हुआ है, तो HCl किस फॉर्म में होगा? H प्लस और Cl माइनस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आयंस बोल रहे हैं। इसको आयनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का एक नाम और है, इसको आयनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, आयनिक सॉल्यूशन भी बोल आप लोग सकते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग।
तो आए सब ध्यान दे ठीक से, पे अटेंशन हियर। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप आसान से इसको सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है आपको। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले कंडक्टेंस, तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है आपको बता दिए, है ना। और उसके बाद सबसे पहले जो हमें समझना है कंडक्टेंस, लेकिन कंडक्टेंस समझने से पहले आपको रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध के बारे में सबको जानकारी है, ज्यादा हम लोग यहाँ टाइम पास नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो प्रतिरोध का मतलब सिंपली होता है रुकावट डालने वाला। क्या करने वाला? रोकने वाला। तो दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो कहने का मतलब, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो तार यूज करते हैं तो सभी चीज का तार बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। कॉपर का बनाते हैं, एल्युमिनियम का बनाते हैं, आप एजी सिल्वर का बना सकते हैं, प्लेटिनम का बनाते हैं। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है उसको लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए एक कोई तार है, कोई वायर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना चाह रहा। तो जब इलेक्ट्रॉन दौड़ना चाहता है तो इसको जो रोकने वाला होगा, इसका मूवमेंट में जो रुकावट डालेगा, इसका मोबिलिटी में जो रुकावट डालेगा, इसका मोशन में जो रुकावट डालेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। जैसे आप क्या कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम जो है दौड़ रहे हैं, और अचानक जो एक पत्थर आ गया या बहुत बड़ा खड्डा आ गया, गड्ढा, तो हम क्या करते हैं? अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, रुक जाते हैं। तो रुके क्यों? गड्ढा के कारण। तो रास्ता में यदि कोई चीज रुकावट डाल रहा है उसको हम प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हमारे बीच भी कुछ कुछ प्रतिरोध होते हैं। जैसे मान लिया जाए आप जो है पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ने का बहुत ज्यादा मूड है, और अचानक से नींद आने लगी बहुत जोर से, तो आप क्यों नहीं पढ़ पाए? नींद के कारण। तो नींद आपके लिए क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब रुकावट डालने वाला। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं इसको। एक्चुअली ये फिजिक्स है, लेकिन यहाँ पे क्यों आया? आप बोलिएगा सर इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स में पढ़ना है, इसका क्या जरूरत है? तो बच्चे देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, आराम से समझे मेरे साथ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें दो इलेक्ट्रोड डुबा दिए हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका ये है, और इसमें जो डाला गया है बच्चे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक है, मान लिया जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कभी कभी आयोनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, आयोनिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ इंदु वैद्युत अपघटनी विलयन, वैद्युत अपघटनी विलयन होता है, ठीक है, वैद्युत अपघटनी विलयन नीचे तक दिख रहा है, हाँ मस्त। तो आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, वायर लेंगे, दो टर्मिनल है यहाँ पे, एक टर्मिनल ए एक टर्मिनल ए, वायर लेंगे, इस टाइप से, इसमें मान लीजिए जोड़ दिए, क्या कि इसमें जोड़ दिए हम लोग, ठीक है। अब जोड़ देंगे, इसको मान लें पॉजिटिव और इसको मान लें नेगेटिव मान लें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कहने का मतलब मान लीजिए इसमें Na+ है और Cl क्या है, माइनस है, मतलब इसमें क्या डाला हुआ है, NaCl डाला हुआ है, ठीक है। तो बच्चे एक बात आपको ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात क्या है, टर्मिनल को थोड़ा और बढ़िया से बना देता हूं। यहां पे बैटरी जोड़ा हुआ है, क्या जोड़ा है बच्चे, ये आपका बैटरी, ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका बैटरी है,
ये क्या है बच्चे? बैटरी, सेल लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पे समझना क्या है, तो रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल वाई, ये होता है, ये फॉर्मूला आपका R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखवाएंगे सब, लेकिन अभी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ L क्या है, जैसे हम तार के केस में लेते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लीजिए 1 मीटर का तार है, यहाँ L बराबर कितना हो गया, ये L है, और L इज इक्वल टू मान लीजिए 1 मीटर है। तो यहाँ मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेल बना रहे हैं तो 1 मीटर इतना बड़ा बर्तन थोड़ी लेते हैं हम लोग, छोटा सा सिस्टम में काम करते हैं, तो सेंटीमीटर में भी लिया जा सकता है, लेकिन आप मीटर भी बोलिएगा तो कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए L बराबर 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ जो L, इस केस में जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे, इस केस में जो L होगा, इस केस में जो L होगा, ये इलेक्ट्रोड के बीच का लंबाई होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोड के बीच का लंबाई। तो समझने की कोशिश करें यहाँ पे क्या क्या माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ डिफाइन करेंगे तो ये सब टर्म आएगा आपका। तो यहाँ पे L जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो इस इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको A मान लें, A को बोलेंगे, यहाँ पे A है, और A को आप बोल सकते हैं, ये क्या है आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या है आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहां पे देखिए इस कंडीशन में, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ रहे होंगे तो एक तार ले रहे होंगे, एक कंडक्टर ले रहे होंगे, इसका लेंथ को ए मान लिया, इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको आप कितना मान रहे होंगे? एक ए मान रहे होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ सेल के टर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको एल बोलेंगे, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस को एल बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे? इसको ए बोलेंगे, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले इसको क्या करेंगे हम लोग? पहले डिफाइन करते हैं कि होता क्या है, रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो एक बात तो आप समझ गए कि यहाँ L जो है 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, और A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्या है? इलेक्ट्रोड। ये क्या है आपका? इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब एक वायर है, ये क्या है? एक वायर। इलेक्ट्रोड मतलब क्या है? एक वायर है, छड़ जिसको बोलते हैं, इसको रॉड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉड भी बोल सकते हैं। तो जो बोलना है बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? चलिए डिफाइन करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, याद रखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल्स ले सकते हैं, मटेरियल्स, मटेरियल्स which opposes the, which opposes, which opposes, opposes का मतलब होता है रुकावट डालना, opposes, opposes the flow of, flow of current, flow of current। करंट को आप इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते थे, चार्ज भी लिख सकते थे, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, through it it's called resistance, it's called resistance। हिंदी में यदि बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं? हिंदी में इसको बोल सकते हैं पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता हो। पदार्थ का वह गुण
जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल। ये इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होता है। इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होता है, मतलब इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होता है। और इसका मतलब होता है इसमें ऑलरेडी ये गुण सभी पदार्थों में रुकावट डालने के गुण ऑलरेडी होता है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर को मतलब जो है बीमारियों से जो बचाता है वो कौन बचाता है? विटामिन्स, यानी कि उसको बोल सकते हैं जिसका शरीर का इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है उसको जल्दी बीमारी नहीं होगा, तो वो प्रतिरोध का काम करता है ना। तो कहने का मतलब पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चे? तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब चलिए इसको क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। नीचे तक दिख रहा है ना सबको? हाँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं इसमें? एक पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिखेगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to length and inversely proportional to area of cross section, तो ध्यान देंगे बच्चे क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान देना आपको क्या बोल रहा है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ यहाँ किसका? वायर का। लेंथ किसका है? वायर का। हाँ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया देख रहे हैं और इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको L लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड का लेंथ नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ को L बोलेंगे, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि कोई भी वायर का, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, जैसे एल्युमिनियम का है, इसका लंबाई यदि बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन इसका मोटाई जब बढ़ा देंगे, जब इसका तार का जो है मोटाई बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। जैसे मान लिया जाए ये वायर है, इसके अंदर क्या होगा? कॉपर होगा। इसके अंदर क्या होगा? कॉपर है, ठीक है। तो इसका लंबाई जितना बढ़ाएंगे, इस तार का लंबाई, जिसको कंडक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंडक्टर। इसका लंबाई जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। और उसके बाद यदि तार की मोटाई को बढ़ा दें, तार का मोटाई को बढ़ा दें तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो जब तार की मोटाई बढ़ाएंगे, तार का मोटाई क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं बच्चे विद्युतीय प्रतिरोध, इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युतीय प्रतिरोध किसका? लंबाई। विद्युतीय प्रतिरोध
लंबाई के समानुपाती, एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखेंगे। विद्युतीय प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रतिरोध को R बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे, यदि हम L लिखेंगे, मान लें कुछ वैल्यू मान रहे हैं आपका, यदि L लिखा हुआ है तो इसको मान लीजिएगा आप लेंथ है। एक है आपका लेंथ मतलब लंबाई है। तो यहाँ पे लंबाई क्या है, अब वो सीधा बता दिए, दो इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी। और ऐसे हम फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो तार की लंबाई लेते हैं, क्या लेते हैं, तार की लंबाई। यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी को बोल रहे हैं। और ए जो है ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, और R यदि लिखेंगे तो R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं आप लोग, प्रतिरोध, रोकने वाला। और एक टर्म आएगा रो, क्या आएगा, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। ये क्या आपका, प्रतिरोधकता, याद रखेंगे। तो बच्चे L यहाँ पे लेंथ है, लेंथ यहाँ इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ है। ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। R क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। और यहाँ पे रो जो है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। इसी को कभी कभी हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लिखवा देंगे। फिलहाल आप क्या करें, इतना तक आ गया समझ में, सब लोग क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए, हम लोग अभी लैंग्वेज देखे थे, अब हम लोग शुरू करते हैं आपका इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना। तो R जो होता है, अभी देखिए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। ए नीचे है, मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो कहने का मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड क्या बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। ठीक है, ये फार्मूला है। अब इसको यदि आप क्या करें, ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह को हटाए तो एक कांस्टेंट आएगा, तो R इज इक्वल टू रो इंटू, इसको क्या पढ़ेंगे, रो L बाय A। ये फार्मूला होता है। किसको क्या बोलते हैं आपको पता है, क्या है आपको पता है। R है रेजिस्टेंस, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, L को बोलते हैं लेंथ और A को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है याद रखेंगे थोड़ा सा, रो को हम लोग बोलते हैं, रो को हम लोग, जैसे रो है RHO, रो इज ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को विशिष्ट
विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। याद रखिएगा। तो रो, इसको क्या पढ़ते हैं, RH रो। रो को क्या है, रो इज ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को हम लोग क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी, लेकिन आप लोग और इसका एक नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक यानी कि बोल सकते हैं द प्रोपोर्शनलिटी, क्या बोल सकते हैं, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये वाला है रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। याद करें रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है आपका, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। रही बात यूनिट का, यूनिट, तो यूनिट ऑफ आर यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस, इसका होता है आपका ओम। इसको ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिक तौर पे, ये क्या है आपका ओम। तो याद रखिएगा बच्चे, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ओम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर OHM होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं आपका रेजिस्टेंस ऑफ रो, यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ रो। दूसरा आपका यूनिट ऑफ रो का यूनिट देखते हैं हम लोग कि रो का यूनिट होगा क्या। तो आपको पता है R इज इक्वल टू होता है बच्चे रो इंटू L/A होता है। तो आपको तो अभी बताया R का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, L का यूनिट मीटर, A का यूनिट मीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे R का यूनिट ओम, L का यूनिट M, A का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यदि आप रो निकालें तो रो बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, R इंटू A बटा L, R इंटू A बटा L। ये इधर जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, L कहाँ आएगा नीचे। आपको पता है वैल्यू R का होता है ओम, इसका मीटर स्क्वायर अब बटा क्या चीज़, मीटर। मीटर मीटर एक कैंसिल होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओम मीटर, या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या चीज़, ओम इंटू मीटर। एक किसका है, रो का। तो रो का यूनिट क्या आ गया, यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो। इसको क्या लिख सकते हैं, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, या फिर इसी को क्या लिखा जा सकता है, ओम इंटू मीटर, है ना, ओम मीटर। तो याद रखिएगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। यूनिट ऑफ रो क्या होता है, ओम इंटू मीटर या ओम मीटर, ऐसे बोल सकते हैं। कैसे आया बता दिया गया, कैसे आया बता दिया गया है, ठीक है। इसका फटाफट क्या ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले बच्चे। चलिए तो आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग देख रहे हैं आपका कंडक्टेंस, दूसरा जो टर्म है, क्योंकि विदाउट रेजिस्टेंस आप कंडक्टेंस को नहीं समझ सकते थे, इसलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस को बताया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, रो इंटू L/A। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यूनिट देखे तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। रेजिस्टिविटी को याद कर लें, ओम इंटू मीटर। ओम मीटर क्या बोल सकते हैं इसको, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर या ओम मीटर। और ये देखिए यहाँ पे जो है बोर्ड में जो एग्जाम में पूछते हैं सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस से क्वेश्चन कभी कभी आता है, वो भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। किस में आता है, यूनिट। तो अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये सेक्शन, यहाँ पे आपको यूनिट पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अभी देखेंगे कंडक्टेंस। चलिए बच्चे कंडक्टेंस,
क्या पढ़ेंगे अभी? कंडक्टेंस। इसको बोलते हैं चालकत्व। बहुत ही आसान है बच्चे, क्या है आपका? चालकत्व। तो चालकत्व क्या होता है? 1/r यानी कि R इनवर्स, जिसको हम G बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G। इसको आप G भी बोल सकते हैं, G। तो कुछ नहीं है, यानी कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस या रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जैसे R है तो R का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/r। सुने ही होंगे 1/r। इसी को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। इसलिए क्या बताया गया कि यदि आपको कंडक्टेंस समझना है तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। इसलिए सबसे पहले किसको बताया गया? रेजिस्टेंस को बताया गया। बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आराम से इसको समझ सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल R, इज कॉल्ड कंडक्टेंस, बहुत ही सिंपल है बच्चे, कंडक्टेंस। एंड इट इज डोनेटेड, एंड इसी में लिख दे रहा हूं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। कैसे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल G से, याद रखेंगे। तो प्रतिरोध के, इसका हिंदी होगा बच्चे प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? R, कैपिटल R। प्रतिरोध के प्रतिलोम यानी कि रेसिप्रोकल। प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं, तथा इसे कैपिटल G से सूचित किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है? कैपिटल G से। अब चलिए इसका फॉर्मूला की ओर चलते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चे, बहुत ही सिंपल है, तो याद रहेगा ना। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और बोल सकते हैं आप द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। इसको हम लोग कैसे सूचित करेंगे? कैपिटल G से। तो इतना बात याद रखेंगे यहाँ पे। अब चलिए इसका हम लोग इसका क्या करते हैं हम लोग? अब लिखते हैं जैसे G कंडक्टिविटी, यानी कि लिख सकते हैं आप कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, 1 बाय रेजिस्टेंस लिख सकते हैं ना, 1 बाय रेजिस्टेंस। अब देखिए बच्चे कैपिटल G होता है, कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल G इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस को R, रेजिस्टेंस को क्या? R। ठीक है, अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको और क्या लिखा जा सकता है बच्चे? कैपिटल G इज इक्वल टू कितना है? 1 बाय R। तो 1 बाय R को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू L बाय ए। इसको यदि हम ऐसे लिख दें कोई दिक्कत है क्या? G इज इक्वल टू कितना? 1 बाय रो है ना, इंटू कितना? इंटू 1 बाय L बाय ए। ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ बात आता है 1 बाय रो को क्या बोलते हैं? 1 बाय रो को बोलते हैं हम लोग आपका, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। अब जिसको हम कापा यानी कैपिटल के ग्रीक वर्ड है कापा,
कापा से सूचित करते हैं, कैपिटल के से सूचित करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे 1/रो, यानी कि आप लिख सकते हैं 1/रो को लिखते हैं हम लोग, कैपिटल G इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रो इंटू 1/रो को आप के बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे? के। या पहले इसको क्या करेंगे समझ लेंगे। पहले क्या करें, इतना को आप लोग नोट करें, इतना को नोट करें। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टिविटी को कैपिटल G और 1 बाय रेजिस्टेंस, तो 1/R। G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/R का वैल्यू कितना होता है? रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए होता है। अब इसको सेपरेटली ऐसा लिखा जा सकता है कि G इज इक्वल टू 1/रो इंटू 1/L/A। ठीक है, तो L/A यहाँ पे एक टर्म आएगा जो सेल कांस्टेंट है ना, इसलिए इसको रोक के रखें। तो चलिए फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बताता हूँ। चलिए बच्चे आगे करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है जो टर्म, वो है आपका 1/रो। तो रो तो था आपका रेजिस्टिविटी, लेकिन 1/रो जो है, यानी कि आप याद रखिएगा कंडक्टिविटी होता क्या है? कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं के एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग कापा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कापा। कंडक्टिविटी, तो ये होता क्या है? द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। बहुत ही सिंपल है, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो देखिए, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस और इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसे में लिख लेंगे कंडक्टिविटी is also known as a specific conductance। इसका यदि हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं बच्चे? प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। और एक चीज लिख देंगे, चालकता को विशिष्ट चालकत्व भी कहा जाता है। बहुत आसान है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। चालकता को विशिष्ट चालकत्व भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब, यदि हम कंडक्टिविटी निकालें तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। ध्यान देंगे बच्चे, अरे होगा कि नहीं? कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग? चालकता। कंडक्टिविटी को क्या बोला जाता है? चालकता। दिख रहा है ना? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? चालकता बोलते हैं। तो चालकता बराबर 1/प्रतिरोधकता,
चालकता इज इक्वल टू 1 बाय प्रतिरोधकता, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कंडक्टिविटी को कापा के, कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, के से, के इज इक्वल टू 1 बाय रो। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कितना आ गया था, कितना आ गया, के इज इक्वल टू 1 बाय रो, है ना। तो ये कंडक्टिविटी है, ये क्या आपका कंडक्ट, इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है 1 बाय रो, होता है 1 बाय रो, ठीक है। इसका जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी जो फॉर्मूला लिखे थे आप लोग जी का, है ना, जी का, तो कंडक्टिविटी आपको बता दिए, है ना। तो जी इज इक्वल टू अभी आया था 1 बाय रो इंटू, या फिर इसको ऐसे लिखे थे हम लोग, ये 1 बाय रो इंटू 1 बाय एल बाय, ये था। अब इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चे, इसको आप लिख सकते हैं G इज इक्वल टू कापा, के क्या है यहाँ पे, कापा, और इंटू 1 बाय एल बाय ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एल बाय ए क्या है, एल बाय ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो इसको आप जो है इक्वेशन 1 मान लें, तो समझने की कोशिश करें, एल बाय ए को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। अब इसको सेल कांस्टेंट क्यों बोला, रेशियो जो है एल बाय ए का रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। बोलिए क्यों चेंज नहीं होगा, इसलिए चेंज नहीं होगा, इसीलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस जो है फिक्स रहेगा, और इलेक्ट्रोड का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी क्या है, फिक्स है। ये दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जो बनाए थे यहाँ पे, अभी एक फिगर बनाए थे कुछ देर पहले, वहाँ 2 इलेक्ट्रोड के बीच को क्या बोल रहे हैं, लेंथ बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोड का जो मोटाई है उसके आधार पे क्या उसका निकलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सेल कांस्टेंट। क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ एल बाय ए, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। यहाँ कोई परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसको हम लोग सेल स्थिरांक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक। तो कोई भी चीज आता है उसके पीछे रीजन है, याद रखिएगा। सेल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय जी स्टार, याद रखेंगे, या फिर कभी कभी एक्स, जी स्टार और एक्स, है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक को, है ना, कैसे डिनोट किया जाता है, जी स्टार से, क्या है बच्चे, कैपिटल जी स्टार से, या एक्स से सूचित किया जाता है। अब देखिए ये बोर्ड के एग्जाम में हो या फिर आपका कोई कंपटीशन का, तो बोर्ड का एग्जाम देखें तो आपको फॉर्मूला पूछा जाता है कि इसमें से कौन सेल स्थिरांक है, तो वहाँ रहेगा ए बटा एल, एल बटा ए, एल इंटू ए, नन ऑफ दिस। तो क्या बोलिएगा, एल बाई ए। एल बाई ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसको प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, इसको जो जी आया क्या बोल सकते हैं, जी इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, आपको सब कुछ क्लियर करते जा रहे हैं कि इसको क्या बोलेंगे, है ना। तो यानी कि आप यहाँ पे एक कंक्लूजन आया कि भाई जी स्टार इज इक्वल टू हो गया एल बाई ए, जी स्टार इज इक्वल टू हो गया कितना, जी स्टार इज इक्वल टू हो गया एल बाई ए हो गया।
G स्टार इज इक्वल टू हो गया L बाय ए, ठीक है। G स्टार को आप क्या बोल सकते हैं, L बाय ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कापा इंटू 1/G स्टार। नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो G इज इक्वल टू क्या चीज, G इज इक्वल टू है ना, G इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, G इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K इंटू G स्टार। तो K बराबर कितना हो जाएगा, कंडक्टिविटी को और क्या लिखा जा सकता है, G इंटू G स्टार, G इंटू G स्टार। G यहाँ पे कंडक्टेंस है और G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। तो कापा को और एक फॉर्म लिखा जा सकता है, K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, G इंटू G स्टार आप लिख सकते हैं, या फिर सिंपली ये लिख सकते हैं, या फिर इसी को और क्या बोल सकते हैं, इसी को और लिख सकते हैं A बाय एल, K इंटू A बाय एल, ए को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बोल सकते हैं, K इंटू A बाय एल, यानी कि G को और क्या लिखा जा सकता है, आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू K इंटू A बाय एल। कोई दिक्कत है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो आपको जो फॉर्मूला जो है किसी प्रकार भी देख दिया जा सकता है, आपको डेरिवेशन आना चाहिए, उसके बाद सही सही आंसर दे सकते हैं आप, एकदम सही जवाब आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो कापा इज इक्वल टू आप G इंटू G स्टार भी लिख सकते हैं। G स्टार का मतलब क्या है, G स्टार क्या है, यहाँ पे G स्टार है आपका कितना, L बाय ए है, L बाय ए है, G क्या है 1 बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। कभी कभी हम लोग है ना L बाय ए को R के भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे बच्चे यहाँ पे जो है, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो G को हम लोग क्या बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं, यानी कि सेल कांस्टेंट को G स्टार को और क्या लिखा जा सकता है, G स्टार को और क्या लिख सकते हैं आप समझिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है G इज इक्वल टू लिखा हुआ है K इंटू 1/L बाय ए, है ना बच्चे, K इंटू L बाय ए है, समझिए बात को। G को क्या लिखते हैं 1/R बराबर K इंटू 1/L बाय ए। ये पोर्शन को इधर ले आइए, ये पोर्शन को इधर ले आइए, तो L बाय ए इज इक्वल टू R इंटू के। R के मेरा नाम है ना, याद रखिएगा। यानी कि L बाय ए को क्या बोल सकते हैं, G स्टार। तो G स्टार को आप और क्या लिख सकते हैं, G स्टार इज इक्वल टू R के। याद रखिएगा क्या क्या बोल सकते हैं। तो G स्टार L बाय ए के फॉर्म में रह सकता है, या G स्टार जो है R इंटू के हो सकता है। अब ये दोनों का हम लोग लिखेंगे यूनिट तो आपको वही मिलेगा, L बाय ए ही मिलेगा। यदि वैल्यू को रखेंगे तो कितना मिलेगा, जैसे क्या होगा, L बाय ए नहीं मिलेगा। जैसे R का वैल्यू कितना होता है, R का वैल्यू होता है रो इंटू L बाय ए, समझने के लिए, ठीक है। इंटू के का वैल्यू कितना होता है 1/रो, तो रो से रो कैंसिल, कितना बच रहा है L बाय ए। आ रहा है समझ में। R को रो इंटू L बाय ए इंटू के को क्या बोलते हैं 1/रो, तो रो रो से कैंसिल, कितना बचा L बाय ए। तो R के भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं R के। आपको डिफरेंस वेरिएशन में इसलिए अलग अलग वेरिएशन करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी फॉर्म में आपको एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। तो G स्टार बराबर याद रखेंगे क्या क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट याद रखेंगे, G स्टार इज इक्वल टू R के बोल सकते हैं, या फिर G स्टार को ही क्या बोलते हैं L बाय ए बोल सकते हैं। कंडक्टिविटी के है ना, कंडक्टिविटी के को आप क्या बोल सकते हैं G इंटू G स्टार, G इंटू G यहाँ पे क्या है कंडक्टेंस, I इंटू सेल कॉन्स्टेंट। यहाँ पे G क्या है कंडक्टेंस और ये क्या है आपका सेल कांस्टेंट। दोनों को गुना करेंगे, ये क्या है आपका कंडक्टेंस, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है आपका सेल कांस्टेंट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा कापा, क्या मिलेगा आपका कापा। यहाँ तक ठीक है सबका। एक बार और देख ले, G इज इक्वल टू 1/रो इंटू कितना 1/L बाय ए।
तो एल बाई को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, जी स्टार या एक्स से वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वह एल बाई ए को जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए लिख सकते हैं, जी स्टार बराबर एल बाई ए। ये सेल कांस्टेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा सेल में। अब जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू 1/L/A था, L/A की जगह क्या लिख दिया, जी स्टार। अब ये जी स्टार को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के खाली के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार, यानी कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट को हम कापा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे के यहाँ पे क्या है, कापा। कापा का मतलब यहाँ पे एक ठो और वैल्यू आया था, क्या था वो, कापा। के किसको बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। याद रखिएगा, सेल कांस्टेंट को आप आर के भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आर के। और आर के को जब तोड़ के निकालेंगे तो कितना आएगा, एल बाई ए। मेरा नाम याद रखिए आर के, कोई दिक्कत नहीं है। वही क्या है, सेल कांस्टेंट। यदि सेल कांस्टेंट आपको पूछा ये कुछ नहीं याद है तो आर के, आर फॉर रेजिस्टेंस, के फॉर रेजिस्टिविटी, दोनों का वैल्यू रख देंगे। आर का रखेंगे रो इंटू एल बाई ए और के का वैल्यू रखेंगे 1/रो, तो कितना आएगा, एल बाई ए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे फटाफट। तो अभी जो हम लोग मेन पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यूनिटी है बच्चे। कौन है, क्या है, यूनिटी। यूनिट बोल रहे हैं, क्या है, यूनिट। एग्जाम में जो आपके पूछे जाएगा वो यूनिट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, यूनिट पूछे जाएंगे, है ना। तो यूनिट को कैसे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग रेजिस्टेंस का देख लिए थे, रेजिस्टिविटी का देख लिए थे। रेजिस्टेंस का आया था ओम और आपका रेजिस्टिविटी का आया था ओम मीटर। क्या आया था, ओम मीटर। तो ध्यान देंगे, तो सबसे पहले यूनिट ऑफ कंडक्टेंस कैपिटल जी, कंडक्टेंस का यूनिट। तो यही आपको याद रखना है, कंडक्टेंस ऑफ, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस कैपिटल जी। तो हम लोग देखिए जी इज इक्वल टू होता है बच्चे, जी इज इक्वल टू 1/r। कितना होता है, 1/r, है ना। तो 1/r है, तो r का यूनिट आपको पता है 1/ओम, यानी कि क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, याद रखिएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं जी का यूनिट आप बोल सकते हो ओम इनवर्स, या इसी को बोला जाता है महो। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि कंडक्टेंस का यूनिट इसमें कौन है, तो कोई भी रह सकता है। ओम इनवर्स रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर रह सकता है महो। क्या रह सकता है, MHO, महो। उल्टा इनवर्स मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो MHO इधर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, महो। या इसी का एक यूनिट और है जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है, साइमेंस। इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल एस से। तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका यूनिट जो कि आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जी को बोलते हैं ओम इनवर्स, या फिर इसको महो, या फिर इसको क्या बोलते हैं, साइमेंस। इसको कैसे डिनोट करते हैं, एस से। कैसे करते हैं, एस से। आगे भी इसका काम आएगा, है ना। चलिए यूनिट देखते हैं कंडक्टिविटी का, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। मात्रक। कंडक्टिविटी का मतलब बता चुके हैं, क्या होता है, चालकता। क्या होता है, चालकता। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी कापा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कापा। ये क्या आपका कापा। कापा इज इक्वल टू कितना होता है, 1/रो। इनवर्स और रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो रो का यूनिट क्या था, रो का यूनिट था आपका 1/, रो का यूनिट आया था ओम मीटर, ओम इंटू मीटर आया था, ओम मीटर आया था। याद कीजिए, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आया था, ओम इंटू मीटर। कैसे, तो यार बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A होता है ना। तो रो बराबर कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, R इंटू A और बटा कितना L। अभी कुछ देर पहले बताए थे। तो R का यूनिट ओम और मीटर स्क्वायर बटा मीटर, मीटर खत्म, क्या आ गया, ओम मीटर।
इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं ओम मीटर, यानी कि ये आ जाएगा आपका ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। इसको कैसे लिखा जा सकता है, और ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स लिख सकते हैं क्या, एक ही बात। तो के का यूनिट मिल गया आपका, क्या हो गया, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या इसी को आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स इंटू मीटर। अब इसको क्या करें, लॉक कर दें, याद कर लेना। यूनिट ही तो पूछता है, कभी कभी कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ देगा तो आप बता सकते हैं। एक और रह गया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का यूनिट देखिए क्या होगा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी को कापा, है ना, के, इसको कापा भी बोलते, ठीक है। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, इसको जी स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, जी स्टार। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट जी स्टार। तो अभी तो देखिए आप, जी स्टार इज इक्वल टू कितना होता है, एल बाई ए। एल का क्या लिखते हैं, मीटर, और इसका मीटर स्क्वायर, मीटर खत्म हो जाएगा 1 बाय मीटर, यानी कि जी स्टार इज इक्वल टू आ गया मीटर इनवर्स रह सकता है, या फिर सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स होगा, जो लेना है ले सकते हैं, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे सिंपली जो याद करना है आपको, यूनिट में ध्यान देना है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, है ना। तो जो ब्रैकेट में लिख दिया गया है उसको ध्यान में रखना है आपको। और ये आपका बोर्ड एग्जाम में आपका क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो आज सीखे हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, और सेल कांस्टेंट। ये हम लोग 5 टर्म को डिफाइन किए और देखे आपको, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बताए। और एग्जाम में जो है आपका यूनिट्स ही पूछता है, इसलिए आप टेंशन ना लें, ठीक है। आराम से पढ़ते रहें, इसका नोट्स बनाते रहें। और ये बच्चे, यदि आपको समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, या फिर जो पढ़ा रहा, मतलब लेक्चर दे रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में यदि आ रहा है आपको, तो आप क्या करें, थोड़ा आप अपना जो है स्माइल कर दें कमेंट में। क्या कर दें, स्माइल कर दें। कुछ लिखे या नहीं लिखे, आप स्माइल कर दें। आपका एक एक स्माइल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा साहस को बढ़ाता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप, यदि आप समझ में आता है तो स्माइली जो सिंबल होता है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो है कंडक्टेंस किस पर निर्भर करता है, क्या क्या बातें हैं आगे देखेंगे, है ना। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, उसके बाद फिर आपका मोलर कंडक्टिविटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो ढेर सारी चीज़ें हैं अभी पढ़ना। तो फिलहाल आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए, और नोट्स रेडी करते रहें, ठीक है। और हो सकता है अब बेसिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक्स हैं उसको हम अपलोड कर देंगे, जो आपको कुछ कुछ चैप्टर में क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। उसको भी देखते रहेंगे। जो 11th के बच्चे हैं उनको भी आप क्या करेंगे, बता देंगे, उनके लिए भी वीडियो बना के डालना शुरू कर देंगे। तो पहले बेसिक जो अभी डालेंगे वो 11th का भी होगा और 12th का भी होगा, है ना। जो बच्चे का आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको नहीं आता है वो क्या कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। तो ठीक है बच्चे, तो आज इतने ही, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। आपके लिए पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक हम चैन का सांस नहीं लेने वाले हैं। आप लोग भी मेरे साथ आगे बढ़िए, मज़ा आने वाला है, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।